Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I'll give second lecture from chapter number 6, which is on the bacteria, and in this lecture we will discuss more concepts. आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर जो है ये आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में खुले हैं और क्रोमोसोम्स जो बैक्टीरिया के होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, लेकिन कुछ डीएनए क्रोमोसोम से बाहर भी होता है। तो जो डीएनए क्रोमोसोम में होगा दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए और जो क्रोमोसोम से बाहर डीएनए होगा दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए। तो हम प्लाज्मिड डीएनए के बारे में थोड़ी डिटेल भी पढ़ेंगे कि व्हाट बैक्टीरिया डू हैव प्लाज्मिड डीएनए। तो अगर कोई सवाल आ जाए कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने इस बारे में दो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और कहीं लिखा होता है कि 2 नहीं, सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है। और बैक्टीरिया का वो जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। तो बैक्टीरिया में है सिंगल क्रोमोसोम और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि देयर में बी अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू चेक आउट योर बुक कि व्हाट योर बुक सेज एक्चुअली। तो ये तो तय है कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स होते हैं और सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो ये तो जो डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाएगा वो कहलाएगा क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन उसके बाद जो क्रोमोसोम से बाहर डीएनए पाया जाता है इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए और ये डीएनए सर्कुलर नेचर का होता है, रिंग शेप का होता है। हियर यू कैन सी ये आपके क्रोमोसोम्स हैं बैक्टीरिया के, इसमें जो डीएनए होगा वो क्रोमोसोमल डीएनए कहलाएगा और ये जो बाहर रिंग शेप के अंदर सर्कुलर डीएनए है ये प्लाज्मिड डीएनए कहलाता है। तो प्लाज्मिड डीएनए को आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का यानी प्लाज्मिड डीएनए का बैक्टीरिया को फायदा ये होता है कि जब आप इसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स को नॉक डाउन करने के लिए, नाकारा बनाने के लिए अपने प्लाज्मिड डीएनए के अंदर पाए जाने वाले जीन्स में से रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो ये एक तरह का वेपन है बैक्टीरिया के पास खुद को रेजिस्ट करने का और आपकी ली हुई एंटीबायोटिक को नॉक डाउन करना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है और जबरदस्त डीएनए होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, यानी इसको रेप्लिकेट होने के लिए कहीं से कामात नहीं लेने पड़ते। प्लाज्मिड डीएनए इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, ये किसी के मातहत नहीं है। और आप अगर इंटर का चैप्टर नंबर 9 पढ़ें जिसमें जो बायोटेक्नोलॉजी से मुतलिक है तो उसमें प्लाज्मिड डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसकी तफसील हम फिर वहां पढ़ेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है। थोड़ा सा इशारा देता हूँ, एनी एनिमल विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड अंडर लेबोरेटरी प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। और अगर आप किसी प्लांट की जेनेटिक्स को मॉडिफाई करते हैं फॉर सम बेटर रिजल्ट्स तो वो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। तो ट्रांसजेनिक प्लांट इज a genetically modified plant. Transgenic animal is a genetically modified. So let us
answer this question. What is use of plasmid DNA? I just told you कि प्लाज्मिड डीएनए नेचुरली बैक्टीरियल सेल में होता है और बाज यूकेरियोट्स के सेल में भी होता है। और इसका काम क्या होता है? प्लाज्मिड प्रोवाइड्स बैक्टीरिया विथ जेनेटिक एडवांटेजेस सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी प्लाज्मिड डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करने में, मुदाफियत मज़ाहमत डेवलप करने में मदद देते हैं। That is why you have been taking so many antibiotics and there's a complaint that those antibiotics won't work. रीजन उसका ये है कि बैक्टीरिया के पास भी अपने तरफ उसका एक सिस्टम मौजूद है। Now we can't discuss nucleus in bacteria because bacteria में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया के अंदर मिसिंग होती हैं। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। शेप्स की बुनियाद पे बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं? ये 4 हैं, आप उंगलियों से सीख सकते हैं। कोकस, बेसिलस, स्पाइरुला और वाइब्रियो। कोकस, ये कोकस है जो राउंडेड शेप का है। जो रॉड शेप का है ये बेसिलस है, बेसिलस। और ये स्पाइरुला बैक्टीरिया है और ये कामा बैक्टीरिया है। तो 4 किस्म के बैक्टीरिया शेप की बुनियाद पर हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। कैसा शेप लग रहा है आपको? सर्कुलर? तो ये कोकस या कोकाई बैक्टीरिया होगा। एक होगा तो कोकस कहलाएगा और ये चूंकि कलेक्शन है बहुत सारे बैक्टीरिया की तो ये कोकाई कहलाएंगे। और ये शेप में इनका जो सेल होता है वो, ये आपको कोकस बैक्टीरिया नजर आ रहा है। ये खैर कोकाई है चूंकि 2 है। अच्छा, काउंटिंग की बुनियाद पे जो कोकस बैक्टीरिया वो मोनोकोकस भी हो सकते हैं, डिप्लोकोकस भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोकोकस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस भी हो सकते हैं। तो वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरे बैक्टीरिया जो शेप में रॉड शेप के हैं ये बेसिलस या बेसिलाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। बेसिलस सिंगल के लिए होगा और कॉलोनी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा बेसिलाई। ये सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है और ये बैक्टीरिया राउंडेड नहीं होते। स्पाइरिलम या स्पाइरिला बैक्टीरिया ये स्प्रिंग शेप के होते हैं, जैसे मल्टीफॉर्म के गद्दों के अंदर स्प्रिंग लगता है, सोफा सेट के अंदर स्प्रिंग लगता है, बैठने से ये फिर स्प्रिंग दब भी जाता है। तो स्पाइरिलम या स्पाइरिला बैक्टीरिया या क्वाइल शेप के होते हैं। तो आइए कोकस के बारे में पढ़ते हैं कि ये राउंडेड हैं और सेसाइल है, यानी इनके पास फ्लैजिलम नहीं होता। दैट इज वाई दे कैन नॉट लोकोमोट फ्रॉम हियर टू देयर अनलेस कोई दूसरी चीज इनको मूव ना करवाए। एक कोकस है तो मोनोकोकस कहलाएगा, 2 हैं तो डिप्लोकोकस कहलाएगा, 3 है, मैंने अगर पूरी पट्टी है जैसे नेकलेस होता है या गले के अंदर हार होता है तो अगर इस शेप में है तो ये स्टेप्टोकोकस होंगे और अगर अंगूरों के गुच्छे की सूरत में है तो ये स्टेफाइलोकोकस होंगे। हैं सारे ये कोकस, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से इनकी मुख्तलिफ। बेसिलस रॉड शेप के होते हैं और ये मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिलम होता है। एक बेसिलस होगा तो मोनोबेसिलस। फिर आप खुद ही आगे समझ सकते हैं कि ये इस डिप्लो का मतलब क्या है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई का मतलब क्या है। सूडोमोनास एक बैक्टीरियम है जिसका ताल्लुक बेसिलस ग्रुप से है और ये काफी खतरनाक किस्म का। स्पाइरिला बैक्टीरिया मैंने कहा कि वो स्प्रिंग शेप के होते हैं और ये सिसाइल होते हैं। और इसकी मिसाल है स्पायरोकीट बैक्टीरिया। आपने नहीं सुना होगा, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है और कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के जरिए ये चिकन के अंदर चला जाता है। और अगर आपके पास 1 लाख
चिकन का पोल्ट्री फार्म है, तो विद इन 1 वीक वो इधर उधर हो जाएगा और आप करोड़पति से कंगालपति हो जाएंगे। तो बी केयरफुल, डोंट अंडरमाइन, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस स्पायरोकीट बैक्टीरिया, इज वेरी डेंजरस बैक्टीरिया। चौथा बैक्टीरिया जो है वाइब्रियो या कामा बैक्टीरिया कहलाता है। ये कर्व शेप का होता है, ये देखिए कर्व शेप का है, और ये हाईली मोटाइल होता है। और इससे वाबस्ता एक बीमारी है जिसको कॉलरा कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो उन लोगों को होती है जो अपनी ड्रिंक प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके नहीं पीते, या फिर वो ये कि खाना कंटामिनेटेड खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपके जीआईटी में सेटल हो जाएगा, फिर आपको कालरा होगा। और कालरा का मेन सिम्टम ये है कि उसमें डार्क ग्रीन कलर के बदबूदार स्मेली दस्त आते हैं, और इसमें वोमिटिंग भी होती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, और बंदा डिहाइड्रेशन के आखिरी स्टेज पे पहुंचकर उसको ये कोमा में भी जा सकता है, और मसल्स में पेन वगैरह होता है। अफ्रीका के अंदर ये डिजीज बहुत है, और ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद में भी है, लेकिन अफ्रीका में इसके इश्यूज आए दिन आते रहते हैं। तो बी केयरफुल, अपना खाना ढक के रखें। देखिए, पकाने के बाद खाना अगर आप फ्रिज में रखकर मुतमईन हो जाते हैं कि फ्रिज में खाना रख दिया अब ये सेफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। फ्रिज में रखा हुआ खाना कंप्लीटली अनसेफ होता है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाईली कंफर्टेबल टेम्परेचर है बैक्टीरिया के लिए। तो उस पे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप दिन में 20 बार तो आप अपना रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, और खोल के अंडे ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं। रोज की रोज ली जाने वाली सब्जी आप फ्रिज में क्यों रख रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और एक बार फ्रिज खोल के आप सारा सामान निकाल लें, फिर आप फ्रिज बंद कर दें। मेरे घर में दिन में 3 या 4 बार फ्रिज खुलता है, क्योंकि ट्रेनिंग दी हुई है कि फ्रिज अगर खुला रहेगा तो ये बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, फंगस के स्पोर्स अंदर जाएंगे, कंटामिनेशन होगी। तो फ्रिज में रखा हुआ खाना अगर आप समझते हैं कि ये साफ है और इसमें बीमारी के जरासीम नहीं है, तो ये आपका वहम है। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अलबत्ता फ्रीजर का चूंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, 0 और बिलो 0 होता है, तो वहां फिर आपकी काफी बचत हो जाती है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने वाले रेफ्रिजरेटर पे बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगड़ना। तो कालरा से बचें, बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है, और अगर माँ में हो जाए बीमारी किसी भी रीजन से, तो वो पूरी फैमिली में शिफ्ट होती है, क्योंकि माँ पूरी फैमिली को खाना पानी वगैरह सर्व करती है ना। हम उस मुआशरे में तो नहीं है जहाँ मर्द अपना खाना खुद निकाल कर खाता हो। कुछ है मर्द हमारे पास ऐसे जो अपनी दे डू देयर ओन जॉब ऑन देयर ओन, बट मोस्ट ऑफ द मेल्स आर बिहेविंग एज इफ दे बिलोंग टू शॉविनिस्ट सोसाइटी। वंस दे रीच एट होम, तो उनको बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, और अगर मुझे कहने की इजाज़त दे दे तो इवन माँ की सूरत में भी एक मुलाजमा मैसर हो जाती है। दिस शुड नॉट बी डन इन अ सिविलाइज सोसाइटी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहना कि पाकिस्तान में सिविलाइज सोसाइटी है, आई नेवर बाय दिस आर्ग्यूमेंट। वो सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है जो दूध में पानी मिलाती है। वो सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है जो खाने पीने की अशिया के अंदर कंटामिनेशन डाल। जहाँ तक बैक्टीरिया के लोकोमोशन का ताल्लुक है, तो कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, तो ये बैक्टीरिया मोटाइल कहलाते हैं, और कुछ में फ्लैजिला नहीं होते, तो ये बैक्टीरिया सेसाइल कहलाते हैं। और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो की गई है, उसमें एक चीज फ्लैजिलम की मौजूदगी है या गैर मौजूदगी है, या फिर नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हैं। मसलन ए ट्राइकस बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि कोई फ्लैजिलम नहीं है, मोनोट्राइकस में एक है, एम्फीट्राइकस में 2 हैं, और ये देखिए दोनों जानिब बैक्टीरिया के फ्लैजिला हैं, तो टर्म और इस्तेमाल होगा, और अराउंड द सेल्यूलर स्ट्रक्चर है तो टर्म और इस्तेमाल होगा, और एक साइड पे बल्क में है तो टर्म और इस्तेमाल होगा। तो दीज आर द की पॉइंट्स के नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हैं, और लोकेशन में वो
किस जगह पर हैं, उस बुनियाद पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है। और ये बहरहाल सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं माँ सवाए ए ट्राइकस के, ये सिसाइल बैक्टीरिया, ए मीन्स नो, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं है। बाकी ये जितने भी हैं वो मोटाइल बैक्टीरिया की अकरेंस कहाँ है, माना कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जवाब है कि जहाँ जिंदगी गुजारने के आसार मुयसर हैं। वो एक स्टूडेंट ने मुझसे कभी सवाल किया था कि क्या आग में बैक्टीरिया होंगे। जवाब बड़ा सिंपल है कि आग एनवायरनमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें लाइफ सरवाइव नहीं करती। जहाँ लाइफ सरवाइव कर सकती है, मसलन ये आपको मैं अफ्रीका के हॉट स्प्रिंग्स दिखा रहा हूँ, गर्म चश्मे दिखा रहा हूँ, बैक्टीरिया इनके अंदर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया तेल के कुओं के अंदर भी पाए जाते हैं और बर्फानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा कि कुछ किताबों में लिखा है कि तुंद्रा के एटमॉस्फेयर में जहाँ टेम्परेचर -57 होता है वहाँ बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन इससे कोई एग्री नहीं, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते उनके ख्याल में कि बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं वो तुंद्रा के एटमॉस्फेयर में भी रह सकते हैं। तो जहां तक बैक्टीरिया का अकरेंस का ताल्लुक है तो दे आर ओमनी प्रेजेंट, विच मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। लेट अस नाउ टॉक अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिंदा है तो जिंदगी के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। याद रखें, न्यूट्रिशन एनर्जी नहीं है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यू ईट, वट एवर यू ईट दैट इज न्यूट्रिशन, और फिर आप इसको डाइजेस्ट करके इसमें से जो आप एटीपी का मालिक्यूल निकालते हैं तो वो आपकी एनर्जी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉफ एंड बैक्टीरिया में बी हेटेरोट्रॉफ। जो अपनी हिम्मत करके अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं प्लांट्स की तरह, ये ऑटोट्रॉफ हैं, और जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में दो किस्म की है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो वो कीमोसिंथेसिस के मेथड से अपना फूड बनाते हैं, तो ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल तो प्लांट में होता है, आपको ऐसा बताया गया है, लेकिन नहीं, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल या क्लोरोम्बियम क्लोरोफिल कहलाता है। इसे वॉन नील ने 1930 में डिस्कवर किया था। तो बैक्टीरिया के पास उनका अपने स्टाइल का क्लोरोफिल होता है, और बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार अलग हैं। मसलन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ज़मीन से पानी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं और उसमें से हाइड्रोजन को रोकते हैं CHO बनाने के लिए, और सल्फर जो है उसको ये रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट जब रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जब रिलीज करते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो होता है सल्फर। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में फर्क होता है। मैं इस कंसेप्ट को दोबारा से समझा रहा हूँ। एक प्लांट है, वो जमीन से पानी लेता है और पानी लीफ में आता है। लेट अस मेक अ काइंड ऑफ ड्राइंग। मिसाल ले लें आप, ये प्लांट है और प्लांट ने जमीन से पानी लिया और ये पानी लीफ में आता है। जब सनलाइट आती है तो ये क्या करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, और पानी की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। तो प्लांट्स फिर क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करते हैं, पत्ते से हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और पत्ता अपने पास ऑक्सीजन रोक लेता है। और फिर ये प्लांट क्या करते हैं कि ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर वो CHO ग्रुप बन जाता है, यानी ये ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन नहीं निकालते,
एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड में से फिर ये अपना हाइड्रोजन को रोकते हैं और सल्फर को बाहर रिलीज करते हैं। तो व्हेन प्लांट्स विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे विल रिलीज ऑक्सीजन, and when bacteria will perform photosynthesis they will release sulfur. When plants will perform photosynthesis they take hydrogen sulfide from the atmosphere. When plants do photosynthesis तो they take कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। प्लांट्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और बैक्टीरिया सल्फर छोड़ते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, बैक्टीरियल क्लोरोफिल जिसको क्लोरोंगियम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर से आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन में। तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो कीमोसिंथेटिक तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, और जिनके पास बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं होते, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। लेट अस नाउ टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं क्योंकि इनके पास खुद से अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करने की सलाहियत नहीं होती। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन किस्म के हैं, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइट। आपको मैं ये एक तरबूज दिखा रहा हूँ, ये खेतों में, खलियानों में, बागात में जब फ्रूट्स वगैरह गिरते हैं तो इनमें न्यूट्रिशन तो होती है ना, तो बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो किसी मरी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेंगे वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं और बड़े काम के होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर ना हो तो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो गलना सड़ना शुरू करेंगे और इनके गलने और सड़ने से जो बदबू पैदा होगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो ये एक तरह से मरी हुई चीजों को ठिकाने लगाने के काम आते हैं। दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये प्लांट्स में भी अगर होंगे तो प्लांट को फायदा पहुंचाएंगे भी और उनसे फायदा लेंगे भी, और अगर ये एनिमल में होंगे तो ये एनिमल को फायदा पहुंचाएंगे भी और फायदा लेंगे भी। अब ये मैं आपको किसी बुफेलो के पेट से एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं कि बुफेलो जो है वो घास खाती है और घास में दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है सेल्यूलोज। अब भैंस के पास स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाली तो एंजाइम्स होती हैं, लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होती। तो हर्बीवोरस एनिमल्स इस चीज के मोहताज होते हैं कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ये जो इकोलाई बैक्टीरिया हैं ये उनको सेल्यूलेज एंजाइम डोनेट करें। तो हर्बीवोरस एनिमल इन बैक्टीरिया से मिली हुई सेल्यूलेज की मदद से घास के अंदर जो सेल्यूलोज है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी मेहरबानी बैक्टीरिया की वजह से, तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं और इन रिटर्न हर्बीवोर एनिमल इनको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज ऑफर। तीसरे हो गए पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये नुकसानदायक है, मसलन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े में चला गया, टीबी काज करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया फेफड़े में चला गया, नमूनिया काज करेगा। तो ये खतरनाक बैक्टीरिया होता है। इसकी ये गिरा हुआ पत्ता ऐसा तो नहीं होता ना, इसके लेमिना के अंदर ये फिलिंग होती है, लेकिन सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ने इस गिरे हुए पत्ते को इस्तेमाल करके इसमें से न्यूट्रिशन निकाली है। और सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, इनऑर्गेनिक मैटर नहीं, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। तो जितना भी आपके खेतों में, खलियानों में, बागात में, जंगलात में देखें, रोजाना पता नहीं कितने कीड़े चरंद परंद पत्ते मरते हैं, तो उनकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मैंने एनिमल साइड पे एग्जांपल दे दी आपको। अब मैं आपको प्लांट साइड की एग्जांपल देता हूँ कि ये मटर का पौधा है। इन पौधों को जमीन के सॉइल से नाइट्रोजन चाहिए। तो कमाल दर्जे का काम ये होता है कि इन पौधों ने अपने रूट्स के अंदर नोड्यूल्स यानी गुठलियां सी बना ली हैं। ये देखिए गुठली ग्रीन कलर की बड़ी करके दिखा रहा हूँ। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से रेन के जरिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब सॉइल में आते हैं तो इनको जगह मिल जाती है इन गुठलियों में ठहरने की। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन इनके कदमों में आके पेश किया जाता है रूट्स की नोड्यूल्स में, और उस नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है, क्लोरोफिल फॉर्म बंद करने के लिए इस्तेमाल करता है, और कई और जगह पर भी इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहिए। आप चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में देखें तो क्लोरोफिल के फार्मूला में चाहे क्लोरोफिल ए हो या बी हो, उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए। तो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को रूट्स तक ले आते हैं और ये प्लांट उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटीन बनाने के लिए और पत्तों में क्लोरोफिल डालने के लिए, और नतीजे में बैक्टीरिया को थोड़ा सा ग़िज़ा मिल जाती है ताकि सर्वाइव कर सके। तो ये बैक्टीरिया रहीजोबियम बैक्टीरिया है। ये जितने भी नोड्यूलस प्लांट्स हैं, चने का पौधा हुआ, मटर का पौधा हुआ, और भी ग्वार फली हुई, मूंग फली हुई, इन सब के रूट्स में नाइट्रोजन लाने का सबब है। तो इनके बगैर जो है वो नोड्यूलस प्लांट्स के लिए सरवाइव करना बड़ा। पैरासाइटिक बैक्टीरिया मैंने कहा कि खतरा ही खतरा है। ये नुकसान पहुंचाते हैं जानवरों को भी, इंसानों को भी और पौधों को भी। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया से अच्छा है कि उम्मीद न रखें और बी केयरफुल ऑफ दिस बैक्टीरिया। दे गेट फूड, ये आपसे, मुझसे, जानवरों से, पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं और नतीजे में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के बारे में तफसील से पढ़ा, इसके लोकोमोशन के बारे में भी तफसील से पढ़ा, और इसके न्यूट्रिशन के बारे में भी तफसील से पढ़ा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। मजीद कंसेप्ट को क्लियर करूंगा मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आपसे मुझे इजाज़त चाहिए।